स्ट्राइक कर रही है, एटम के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ओके, ये इसके ऊपर लैटिस पे स्ट्राइक कर रही है, और ये इसके सेकेंडरी वेवलेट, ऐसे इस पे भी आएगी स्ट्राइक करेगी, ऐसे इस पे ही आएगी स्ट्राइक करेगी। अब ये जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ओके, ये इनका आपस में जब ये एक दूसरे पर क्या होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, तो इंटरफियरेंस कर जाती है, ओके, फिनोमिना डिफ्रैक्शन का हुआ। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स जब बनती हैं तो ये आपस में कहीं पे जाकर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। वेवलेट्स का स्ट्रक्चर पता है ना कैसे होता है, इट शुड बी लाइक दिस, ये सेकेंडरी वेवलेट्स इस तरीके से होती हैं। तो जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स सुपर इम्पोज होंगी, एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगी, तो ये किसको क्या करेंगी, कुछ कौन किसकी वजह से, इंटरफियरेंस की वजह से, तो एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करेंगी। किसको रिप्रेजेंट करेंगी, एक पैटर्न को, एक प्रारूप को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ओके। और ये थ्योरी आपको मालूम है अच्छी तरीके से। अब वो पैटर्न को जब रिप्रेजेंट करती है तो उसके अंदर दो कंडीशन बनती थी। व्हाट वर दोस टू पर्टिकुलर कंडीशन, अगर सेम फेज में आती है, ओके, या फिर आप ये क्या कहते हो कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था पाथ डिफरेंस का, ओके, जैसे आप पथांतर बोलते थे, ये जो पथांतर होता है ये दो कंडीशन लेके चलता है, एक तो n लैम्डा की कंडीशन लेके चलता था, और एक लैम्डा की कंडीशन 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 वाली कंडीशन लेकर चलता था। तो अगर पथांतर किसका मल्टीपल है, ठीक है, n का मल्टीपल है, या लैम्डा किसका मल्टीपल है, n का मल्टीपल है, तो इसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ओके, क्या बोलते थे, संपोषी व्यतिकरण बोलते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती थी, ओके। और अगर ये कंडीशन आती थी तब आप क्या कहते थे, दिस शुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, उसको बोलते थे विनाशी व्यतिकरण, ओके। तो ये कंडीशन, तो एम क्या होता है, पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए, किनका पाथ डिफरेंस, जो भी दो लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, हमारे केस में एक्सरेज लेंगे, उनके पाथ डिफरेंस, या वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरफियरेंस करेंगे, तो उनका पाथ डिफरेंस, या जिस पॉइंट पे जाके वो क्या करती है, इंटरफियरेंस करती है, वहां तक उसका क्या क्या कैलकुलेट कर लीजिए, पाथ डिफरेंस या पथांतर कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। और वो जो पथांतर होता है आपका, वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, एन लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 का हो तो आप क्या कहते थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल व्हाट द ब्रेग हैज बीन यूज्ड, ब्रेग ने इसी प्रिंसिपल का क्या किया था, यूज किया था, कि जस्ट टू परफॉर्म हिज प्रैक्टिकल एंड टू डिड्यूस द इक्वेशन, उस इक्वेशन को डिड्यूस करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि here we are taking some lattice planes, हम लोग कुछ यहाँ पर जालक तल लेते हैं, और ये पैरेलल लैटिस प्लेन्स ले रहे हैं, ओके। ये सारे लैटिस प्लेन्स क्या होते हैं, पैरेलल होंगे, ओके। ये आप पढ़कर आए हो, ये सारा इसका फिनोमिना, सारा मैकेनिज्म आप इसका पढ़कर आए हो, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जो भी यहाँ पे स्ट्राइक होंगी, या यहाँ से देखिए कोई रे आ रही है, वो रे इस वाले एटम, ये इस वाले लैटिस से भी क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, इस लैटिस से स्ट्राइक कर रही है, और ये पर्टिकुलर क्या हो रही है, ठीक है, इट इज डिफ्रैक्टेड, इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है। और ऐसा पॉसिबल है कि एक दूसरी रे आ रही है जो इसी के पैरेलल है, जो इसी के क्या है, पैरेलल है, और वो किससे स्ट्राइक कर रही है, इससे स्ट्राइक कर रही है, और इससे स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, ये भी इसके पैरेलल क्या कर रही है, मूव कर रही है, लाइक दिस, ओके। आगे जाके कहीं का इंटरफियरेंस हो जाएगा, कहीं पे भी इनका क्या हो जाएगा, इंटरफियरेंस हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो आपका प्लेन बना था, इसको अगर मैं इस तरीके से प्लेन की फॉर्म में मैं इस तरीके से कहूं, तो ये जो एंगल बना रही है, इसके साथ इसको स्ट्राइक कर रही है, ये एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्लेन के साथ ये जो एंगल बन रहा है
ये किसी एंगल थीटा पे है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल को भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को। और ये एंगल इसके प्लेन के साथ ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज ए, इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, ए पॉइंट मान लिया, और इस पॉइंट को मैंने कौन सा पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट मान लिया। ओके, तो ए पॉइंट से इन दोनों रेस के ऊपर मैंने एक तो इससे इस वाली रे के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, और इससे मैंने इस पे भी एक क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, इस पॉइंट को मैंने बोला सी और इस पॉइंट को मैंने बोला डी। ओके, अगर सिमेट्री देखी जाए, कि फिगर की सिमेट्री देखी जाए, और अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये एंगल भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आपके दो प्लेन्स है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, डी के इक्वल हमने ये डिस्टेंस ले लिया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक फिगर यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ओके, अब इस फिगर की ज्योमेट्री देखनी है, इस फिगर की हमने क्या देखनी है, ज्योमेट्री। मैंने आपको बताया ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, ये जो इंसिडेंट रे है। ओके, और इससे ए से ही मैंने इस डिफ्रैक्टेड रे के ऊपर मैंने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और परावर्तित या डिफ्रैक्टेड या विवर्तित जो किरण है आपकी, इन दोनों के बीच में मैंने क्या कहा, इन दोनों के ऊपर एक एक परपेंडिकुलर डाला, और इससे मुझे एक ट्रायंगल मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए। एक ट्रायंगल मिल गया ए बी सी, गेटिंग माय पॉइंट, और दूसरा ट्रायंगल मुझे मिल गया, सेकंड ट्रायंगल इज माय ट्रायंगल ए बी डी। आई हैव गॉट टू ट्रायंगल्स। ओके, अब देखिए मुझे सबसे पहले एक वैल्यू चाहिए, और मैं उस वैल्यू को बोलूंगा दैट इज नोन एज बी सी। ओके, मुझे एक तो बी सी की वैल्यू चाहिए, और मुझे एक कौन सी वैल्यू चाहिए, बी डी, एंड बोथ दीज वैल्यूज आर सेम। बीसी और बीडी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो बीसी और बीडी की वैल्यू, कोई भी अगर आप एक ट्रायंगल लेना चाहें तो आप वो ट्रायंगल ले सकते हैं। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये मेरा कितना है, 90 डिग्री है। ओके, और ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, कौन सी, ए बी वाली जो डिस्टेंस है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। ठीक है, दो तलों के बीच, दो समतलों के बीच की दूरी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे फिगर की ज्योमेट्री से ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, फिगर की ज्योमेट्री से ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, डी के इक्वल है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इन पर्टिकुलर वैल्यू को देखूं, तो साइन एक ट्रायंगल एबीसी में ही देख लीजिए, ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होगी ए बी अपॉन बी सी, therefore sorry BC BC अपॉन AB। ओके, तो BC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, AB साइन थीटा के इक्वल आ गई, और AB की वैल्यू किसके इक्वल है, D के इक्वल है। तो ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, D साइन थीटा। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल ABD में आप ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू D साइन थीटा। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, BC और BD की वैल्यू आ गई, और दोनों वैल्यू किसके इक्वल आ गई, D साइन थीटा के इक्वल आ गए। ओके, अब A और B पॉइंट से जो आपकी ये दोनों विवर्तित किरणें हैं, जो डिफ्रैक्टेड रेज हैं, जिनका परावर्तन हो रहा है, ओके, अगर इनके पाथ का कंपैरिजन किया जाए, पाथ का कंपैरिजन से मतलब है इनके पथों की तुलना की जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बी से रे निकल रही है, बी से रे निकल रही है, वो ए के कंपैरिजन में, ए से निकलने वाली रे के कंपैरिजन में एक एडिशनल पाथ चल रही है। एडिशनल पाथ का मतलब होता है अतिरिक्त पथ। ओके, और वो एडिशनल पाथ कितना है, दैट इज इक्वल टू सी बी प्लस बी डी। देखिए
ये तो यहां से ही टर्न हो गई, लेकिन अब ये यहाँ पे आई तो सी बी प्लस बी डी, ये इन दोनों यहाँ पे अगर देखा जाता तो ये दोनों का ये और ये इक्वल थे, लेकिन अब ये एडिशनल कितना चली, सी बी प्लस बी डी, ये अतिरिक्त पथ का क्या करती है, मूवमेंट करती है। और सी बी प्लस बी डी, सी बी प्लस बी डी दोनों की वैल्यू डी साइन थीटा, ठीक है, और प्लस डी साइन थीटा, तो ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो गई, दिस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा के इक्वल हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, या पथांतर डेल्टा कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस ही देखना है, और ये एडिशनल पाथ कितना चल रही है, BC और CD, इससे इन दोनों रेस से, तो पथांतर किसके बराबर हो गया, 2d साइन थीटा के इक्वल हो गया। ओके, और इसके बाद अगर मैं कहूं कि हम अगर पैटर्न को क्लियर देखना है तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस को देखना पड़ेगा, संपोषी व्यतिकरण को देखना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस एज पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा की वैल्यू एन लैम्डा के क्या होती है, इक्वल होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और दोनों ही आपके क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो आप क्या कहते हो, 2d साइन थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, एन लैम्डा के इक्वल आती है। ओके, तो यहाँ एक n किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को, जिससे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 3 सपोज। ठीक है, तो ये तो हमने क्या कहा, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ब्रेग इक्वेशन, ये ब्रेग इक्वेशन का डेरिवेशन है, जो थीटा और लैम्डा में एक रिलेशन क्या कर देता है, एस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, हम लोगों ने मैंने कल भी ये बात मैंने कल आपको समझा दी थी, फिर भी एक बार दोबारा से एक बार समझा देता हूं यहाँ पर कि क्या सिग्निफिकेंस थी। कल जो लाउए पैटर्न था, लाउए पैटर्न के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको मैंने किससे समझाया था, इसी इक्वेशन से समझाया था। कल हमने डिराइव नहीं की थी, लेकिन लाउए की जो लाउए का पैटर्न था, लाउए का प्रारूप था, या लाउए का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उसके लिए हमने ये कहा था कि जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है वो कंडीशन कहां से देखी जाती है, ब्रेग की इक्वेशन से उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, कैसे देखा जाता है कि अगर हम कहें कि यहाँ से डी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो आपको मालूम है कि एन लैम्डा अपॉन किसके इक्वल हो जाएगी, 2 साइन थीटा, या कैसे भी दूसरे तरीके से देख लीजिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इट इज इक्वल टू 1। ओके, तो डी की मिनिमम वैल्यू बनेगी, कितनी बनेगी, जब आप एन लैम्डा अपॉन कितना लिखोगे, 2 साइन थीटा लिखोगे। ओके, तो अगर डी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, एन इज इक्वल टू 1 की अगर हम लोग क्या करें, बात करें, तो ये डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी लैम्डा बाय 2 के इक्वल होनी चाहिए। ओके, कब होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए, एक लाउए पैटर्न को क्लियर ऑब्जर्व करने के लिए ये वाली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। यानी आप यहां से क्या कह सकते हो, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, कि या डी की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, डी की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा बाय 2, या हम लोग क्या कहेंगे कि लैम्डा की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2d, इसके इक्वल होनी चाहिए। जनरली मैंने आपको क्या बताया, डी का ऑर्डर कितना होता था, 3 एंगस्ट्रॉम का होता था। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, हमेशा 6 एंगस्ट्रॉम से आपकी लैम्डा की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये कंडीशन हमने डिराइव करी थी कल, मैंने आपको समझा दी थी, क्योंकि पहले लाउए पैटर्न बता रहा था, दैट्स व्हाई। लेकिन ये निकलती कहां से, ये ब्रेग इक्वेशन से यहाँ पर हमारी क्या होती है, फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, 6 एंगस्ट्रॉम से अगर आपने ज्यादा ले ली वैल्यू इसकी लैम्डा की, तो आप कभी भी किसको नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, लाउए का जो पैटर्न बनता है, अब लाउए का पैटर्न क्या करता है, लाउए का पैटर्न एक सिमेट्री देता है, एक सममितता देता है, उस सममितता से उसके शेप का आप क्या करते हो, अंदाजा लगाते हो कि उससे क्या शेप बन रही है हमारे क्रिस्टल की, उसका पता होता है। लेकिन मैंने फिर बताया था ड्रॉबैक क्या रह जाता है, ड्रॉबैक ये रह जाता है, स्ट्रक्चर कैन नॉट बी फॉर्म, स्ट्रक्चर आप उससे फॉर्म
नहीं कर सकते, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उससे फॉर्म नहीं कर सकते, हाँ लेकिन शेप का उससे आपको क्या हो जाता है, ठीक है, आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इस तरीके की उससे क्या होगी, शेप होगी। ओके, still here if you have any sort of problem you may ask. Let us start one by one. Okay, देखिए जो एक्स रेज आ रही है, ओके, जो एक्स रेज आपकी क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, एक्स रेज आपकी आ रही है, ओके, उन एक्स रेज में जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट का मतलब जो आपतित है, ओके, उनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी ली, ओमेगा, ओमेगा ली। अब ये जो एक्सरे है, अब डिफ्रैक्शन कौन सा फिनोमिना है, जो हमारा डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन, ये जो विवर्तन है, ये वेव ऑप्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब एक्सरे एक वेव है, अगर वेव है एक्सरे तो उसका एक वेव वेक्टर भी होता है, ओके, और वेव वेक्टर को बोलते हैं तरंग सदिश। वो तरंग सदिश को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, के वेक्टर से उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक एक्सरे जो आपकी आपतित हो रही है उसके लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और उसका जो वेक्टर है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, के से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपकी प्रकीर्णित है एक्सरे है और वो आपकी क्या है, स्कैटर्ड है, इफ इट इज स्कैटर्ड, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज मैंने कितनी मान ली, ओमेगा डैश, गेटिंग माय पॉइंट, और उसके लिए वेव वेक्टर उसको मैंने कितना मान लिया, के डैश मान लिया, ओके। देयरफॉर इफ आई कैन से व्हाट इज योर एच क्रॉस, एच क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, एच अपॉन 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एनर्जी ऑफ एक्सरे कितनी होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे, आपतित एक्सरे की ऊर्जा कितने के बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू, कितना लिख सकता हूं मैं, एच क्रॉस ओमेगा। अब ये रिलेशन आपको मालूम है, कहां से हमने डिराइव किया था, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इट कैन बी रिटन एज एच क्रॉस ओमेगा, और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इट कैन बी इक्वल टू एच क्रॉस के, ओके। ये हम लोगों ने डिराइव किया था व्हेन वी हैव स्टडीड क्वांटम, तो ये आप लोग जानते हैं कि ये दोनों रिलेशन कहां से आते हैं, एच क्रॉस ओमेगा और एच क्रॉस के की वैल्यू कितनी आती है। ऐसे ही आपकी अगर विवर्तित है, डिफ्रैक्टेड है, इफ योर एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड, ठीक है, डिफ्रैक्टेड एक्सरे के लिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी हो जाएगी एच क्रॉस ओमेगा डैश के इक्वल हो जाएगी, और डिफ्रैक्टेड एक्सरे का मोमेंटम कैन बी इक्वल टू एच क्रॉस ऑफ के डैश, के डैश के इक्वल ये हो जाएगा। तो जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है वो कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी गेट्स कंजर्व्ड, तो एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू एच क्रॉस ऑफ ओमेगा डैश। इसका मतलब ये है कि ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ओमेगा डैश के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम लोग स्कैटरिंग करवा रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन निकल के आती है कि इंसिडेंट और जो आपकी स्कैटर्ड होती है आपतित और प्रकीर्णित एक्सरे दोनों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ओके। अब देखिए सिंस फ्रीक्वेंसीज आर सेम बट वी कैन से दैट ओमेगा और के में क्या रिलेशन होता है, इज इक्वल टू सी मॉड ऑफ के, ठीक है। ओमेगा अपॉन के ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था ना, तो यहाँ पे हम लोग एक्सरे की बात करें तो उसकी वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सी ऑफ के लिख दिया मैंने ओमेगा, और ओमेगा डैश की वैल्यू को मैंने कितना लिख दिया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी ऑफ के डैश, ओके। तो सिंस ओमेगा डैश के इक्वल है, तो इससे एक और रिलेशन निकल के आया कि के
जो आपका के का मैग्नीट्यूड है वो के डैश के मैग्नीट्यूड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में ये दो पॉइंट अगर आपके क्या है, ठीक है, ये एप्लीकेबल है, फाइन। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पहली कंडीशन है किसके लिए, एक्सरे स्कैटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आगे तक यूज करूंगा मैं। ओके, अभी आज डिराइव करा रहा हूं, आगे भी इनका क्या करूंगा मैं, यूज करूंगा। ओके, नाउ आई विल मूव टू सेकंड कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, ओके, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया, ये क्रिस्टल लिया, ओके, और इसके ऊपर मैंने एक वेव को इंसिडेंट किया, इंसिडेंट वेव है, इसके लिए के, इसकी वैल्यू कितनी है, के है। ओके, तो ये इंसिडेंट एक्सरे है, इंसिडेंट एक्सरे के लिए। और इसके बाद अगर इसका डिफ्रैक्शन होता है, इसके बाद इसका क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, तो इसको मैंने किससे, या स्कैटर्ड को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये के डैश से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ हियर आई कैन रिक्वायर्ड वन मोर वेक्टर, एक वेक्टर की और जरूरत पड़ेगी। और क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या आते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रही है, ये क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि क्रिस्टल थोड़ा सा प्रतिक्षिप्त होगा, क्रिस्टल थोड़ा सा क्या होगा, प्रतिक्षिप्त, रिकॉइल होगा। ओके, मैंने आपसे क्या कहा, ये भी एक तरीके का कॉलिजन है। तो क्रिस्टल जो प्रतिक्षिप्त होगा, तो उसके लिए प्रतिक्षिप्त क्रिस्टल का, प्रतिक्षिप्त क्रिस्टल, इसका मुझे वेव वेक्टर या तरंग सदिश मुझे क्या करना है, मानना है। ओके, वो वेव वेक्टर अगर हम यहां पर कहें तो वो वेव वेक्टर क्या होता है, इनवर्स या आपका रेसिप्रोकल वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। ओके, तो रेसिप्रोकल वेक्टर, ओके, सर प्रतिक्षिप्त मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या आती है, पर्टिकुलर वैल्यू आती है। तो हम लोगों ने क्या कहा, ये जो स्कैटर्ड है इसका रिकॉइल या प्रतिक्षिप्त सदिश किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन या संवेग संरक्षण क्या कहता है, बिफोर एच के प्लस जीरो इज इक्वल टू आफ्टर एच क्रॉस के डैश। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ एच ऑफ जी को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एच क्रॉस एच क्रॉस एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल, के इज इक्वल